जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज फिर आपने सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। गुरु के सत्संग का मतलब गुरु के एक्सपीरियंसेस और गुरु की कृपा और उसके पीछे छिपा हुआ मैसेज। कुछ लोग गुरुजी एक चीज अच्छी तरह आप समझते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। सभी संगत, आजकल मैं बहुत संगत के सत्संग भी सुन रहा हूँ, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि यस ही कैन डू एनीथिंग। इन द वन हु कैन डू एनीथिंग, हु इज ही। अब ये शायद एक्सप्लेनेशन करने का की कोई ज़रूरत नहीं है। हु इज ही? He is Lord Mahashiva, He is Almighty, who came in the form of our beloved Guruji। सिर्फ उन्होंने बॉडी ली। धन्य है वो परिवार जिसमें वो पैदा हुए, धन्य है हम लोग जो हमें गुरु ने अपनी शरण में बुलाया। गुरु जी कहते सी, तुसी कंजड़ा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाया, तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आंदा। गुरु को कोई भी चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं, गुरु जी को कोई भी उपाय बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी चमत्कार दिखाते हैं, फिर भी वो उपाय बताते थे। आज भी शायद किसी को किसी की प्रॉब्लम में कोई उपाय बता देते हो। फॉर द रीज़न गुरु क्यों चमत्कार दिखाते हैं? फॉर द सिंपल रीज़न कि तुसी कंजड़ा नू जब तक गुरुदेव चमत्कार नहीं दिखाएगा, तुसी कंजड़ा नू गुरु समझ नहीं आएगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। मैं अगर चमत्कार नहीं सुने हों या मैंने चमत्कार नहीं देखे होते, जब मेरी आँख की रोशनी गई थी तो मैं गुरु के पास नहीं जाता। अब क्योंकि मेरे जीवन में भी गुरु ने चमत्कार दिखाए, तो आज मैं दूसरों को अपने चमत्कार सुनाता हूँ। मैं क्या सुनाता हूँ, गुरु जी सुनवाते हैं। उसका पर्पज़ यही है सुनवाने का कि वो सुनते हैं, वो चमत्कार सुनने के बाद गुरु के पास आते हैं। अदरवाइज मैं किसी से कहूँ कि एक चलो जी हमारे गुरु जी है उसके पास चलो, कोई धार्मिक किस्म का इंसान तो आ जाएगा, बट नीडी वोंट कम, यू नो। जिसको ज़रूरत है और जिसके ऊपर गुरु कृपा करना चाहते हैं वो शायद नहीं आएगा। आते तो सब गुरु की मर्जी से ही हैं और रुकते भी गुरु की मर्जी से। कई लोग जैसे बात करता हूँ कि सत्संग कर रहा हूँ, मैं सत्संग करते करते कहते हैं कि मेरे पतिदेव नहीं आ रहे हैं या मेरा बेटा नहीं आता। सो माई एडवाइस, मे बी रॉन्ग मे बी राइट, आई डोंट नो, सिंपल एडवाइस बेस्ड ऑन लॉजिक्स, कि हम कहते हैं कि बिना गुरु की मर्जी के आप अंदर नहीं आ सकते। यस, वी बिलीव इन दिस थ्योरी कि हम बिना गुरु की मर्जी के किसी भी सत्संग में, बड़े मंदिर में या कहीं भी नहीं जा सकते बिना गुरु की मर्जी के। तो जो सत्संग में नहीं आ पा रहा, जो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, तो बट ऑब्वियस वो भी गुरु की मर्जी से नहीं आ पा रहा, क्योंकि अभी उसका टाइम नहीं आया आने का। जब टाइम आएगा जरूरत होगी, क्योंकि गुरु तो हर जगह है। कुछ संगत जिनको गुरु ने अपने संग जोड़ा, जिनको बड़े मंदिर के संग जोड़ा,
उनको वहाँ जुड़ के गुरु ने ब्लेस करना है। वो लीला गुरु की गुरु जाने। अब एक सत्संग में आपके संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु ने लाइफ में बहुत पाठ पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी भी गुरु पे विश्वास नहीं हो पाया। 14 फरवरी 2006 वैलेंटाइंस डे, मेरी फैक्ट्री, मेरे ऑफिस में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने रेड मारी। जब रेड पड़ी तो हमारे एक दोस्त थे, उनके बेटे ने एक्साइज सुपरिटेंडेंट को थप्पड़ मारा और दोस्त ने गोली रिवॉल्वर निकाल दी। नाउ दैट केस गॉट हाईलाइटेड और उन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी, क्योंकि मेरे दोस्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर दी। अब क्योंकि मैं एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेसमैन, दैट मीन्स कि व्हेन एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट मी, इट मीन्स आई कुड बी बिहाइंड बार एनी मोमेंट। और क्योंकि इतना बड़ा एपिसोड हो गया कि थप्पड़ मार दिया, रिवॉल्वर दिखा दी, तो देवर चांसेस कि अब जो भी डिपार्टमेंट वो रिवेंजफुली करेगा। लॉजिक से सो कि आप किसी से लड़ाई लेंगे तो वो आपका मोहब्बत तो करेगा नहीं, जो भी आपका बुरा कर सकता है वो बुरा करने की कोशिश करेगा। और जब पूरे डिपार्टमेंट के संग आपने बदतमीजी हो गई बाय डिफॉल्ट, तो अब ये था कि बेटा जो भी तूने कमाया वो सब सड़क पे आ गया। क्योंकि हर बिजनेसमैन एटलीस्ट उस टाइम, क्योंकि कैश में बहुत काम होते थे, तो नंबर 1 नंबर 2 सब चलता था। अब जब ये सब हुआ, मैं गुरु के पास जाना शुरू किया था 7 जुलाई 2004 को। 2003 में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा। सारे ईयर्स टाइमिंग्स आप नोट करें। 2003 में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। 2004 में मैंने जाना शुरू किया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2003 में मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। 2004 में मेरी आँख की रोशनी गई और 2004 में मैं गुरु के पास गया। और 2.25 साल जाते जाते मुझे हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 साल जाते जाते हो गए। ना तो मेरी आँख की रोशनी आई, ना मुझे गुरु पे श्रद्धा हो पाई, ना गुरु पे मुझे कोई आस्था थी, ना गुरु पे विश्वास था। बस एक उम्मीद थी कि शायद क्योंकि इतने लोग इतनी बातें करते हैं तो मेरी आँख गुरु जी ठीक करेंगे। अब 14 फरवरी 2006 को मेरे संग ये एपिसोड हो गया। अब जब ये एपिसोड हुआ तो वैसे ही मैं गुरु के बहुत ज़्यादा गुणगान तो गाता नहीं था। जब मैं जाता हफ्ते में 2 बार था, लेकिन मैं कोई गुणगान नहीं गाता था। और मुझे कई बार लगता था ये ड्रामा हो रहा है, कई बार लगता था कोई तांत्रिक बैठा हुआ है, कई बार लगता था पता नहीं क्या है, पता नहीं इतने लोग बेवकूफ़ क्यों बैठे हैं, इतने लोगों को ये बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। फिर एक चीज़ नहीं समझ में आती थी कि ये जितने लोग बैठे हैं दे आर सेलिब्रिटीज़ ऑफ इंडिया, और जो लोग सत्संग करते हैं दे आर डॉक्टर्स। ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? बस एक ये चीज़ थी जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आई उस टाइम, कि एक डॉक्टर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल क्लास का आदमी लाइक अरुण शौरी, ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? इस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा। भाई क्या ये गुरु के एजेंट हैं? भाई एजेंट बन के ये क्या कर रहे हैं? क्या गुरु इनको बेनिफिट्स दे रहा है एक्सेप्ट देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, मतलब हिज ब्लेसिंग्स? भाई
बिरला फैमिली को गुरुजी के पैसे से खरीद के अपना एजेंट बना लेंगे? वॉज दैट पॉसिबल? या इंटेलेक्चुअल क्लास आदमी को जो सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया हो, गुरुजी किस लिए अपना कैसे एजेंट बना लेंगे? भाई गुरु एक पैसा लेता नहीं। आप आते हो, चाय प्रसाद पीते हो, लंगर प्रसाद खाते हो, माथा टेकते हो, अपने घर चले जाते हो। फिर गुरु को क्या चाहिए? जब पैसा लेना नहीं, पैसा चढ़ाना नहीं, भक्त के घर में गुरुजी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु हमेशा भक्तों के घर में रहता है। ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, गुरुजी हमारे संग हमारे घर में रहते हैं। उसके लिए आपको गुरु ने भटकाया नहीं, कहीं मंदिरों में नहीं भेजा कि जा 10 किलोमीटर की यात्रा कर या 100 किलोमीटर की यात्रा कर। आपके लिए एक स्थल बनाया, बहुत पवित्र स्थल बनाया, बड़ा मंदिर, बस। बाकी आपके घरों में रहते हैं। एनीवे, 2003 में गुरुजी का स्वरूप देखा, 2004 में आँख की रोशनी गई, 1.5 साल रेगुलर जाते रहे, 2006 में मेरे संग ये एपिसोड हो गया। गुरु के प्रति मेरी नेगेटिविटी वैसी भी रहती थी, हमेशा से रही, क्योंकि बाय नेचर आई वॉज टोटली नॉन बिलीवर, नास्तिक आदमी। तो मुझे आस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो अब जब ये मेरे संग हुआ, संग में एक और केस मेरे साथ हुआ जो इससे ही बड़ा केस हुआ। साइमल्टेनियसली माय नीज, जिसकी गुरुजी ने शादी कराई थी अपने हाथों से, उसका तलाक हो गया। और ये 2 केस साइमल्टेनियसली हुए। तो मैं गुरु के बिल्कुल एंटी चला गया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, मैं डिप्रेशन में जाने लगा, मैं अपना मेंटल लेवल लूज़ करने लग गया। मैं कभी कभी एक पैक विस्की पी लेता था, लेकिन उस एपिसोड के बाद से मैं डेली करीब आधी बोतल शराब पीने लग गया। मुझे कोई बीपी की परेशानी नहीं थी। आज मैं ज़रूर मोटा हूँ, लेकिन उस समय मैं फर्स्ट क्लास अपना खेलता कूदता सब कुछ था। मुझे कोई बीपी की परेशानी नहीं थी, मुझे कोई शुगर नहीं थी, और टचवुड आज भी कोई शुगर नहीं है। आज भी मुझे कोई बीपी, अब मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे कोई बीपी है, लेकिन 2006 में मेरा बीपी ऊपर नीचे शूट्स अप होने लगे, दिमाग परेशान हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई। गुरु को गालियाँ देनी शुरू की, कैसा गुरु है कि शक्ल दिखाई, आँख फोड़ दी, जाना शुरू किया, सड़क पे ले आया। एक फ़ायदा था, सो मैंने गुरु को लाना, कहते जी मेरी बेटी है, मेरी बेटी मैं उसकी करांगा, उसकी शादी कराई और उसका तलाक हो गया। What the hell? सब ड्रामा, सब झूठ है, सब मक्कारी है। And I made my whole family anti-guru, tried to make. मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर बीबी भाटिया, गुड़गांव 5009 पाम व्यू में रहते हैं। हमारे पूरे परिवार के अंदर कभी भी कोई मुसीबत आती है, एक वो शख्स होता है, चिंता ना कर, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। तो मैंने उनको बहुत गालियाँ दी, गुरु को तो जितनी दी सो दी इस सब एपिसोड के बाद, फिर उनको मैंने बहुत गालियाँ दी। मैं, तुम सब साले पागल हो गए हो, तुम बेवकूफ़ हो, क्या करेगा तुम्हारा गुरु, फलाना है, दिमागा है, जो भी कर सकता हूँ। अब वो लाइव पे नहीं बोल सकता हूँ, कभी कभी जब 2-4 लोगों का सत्संग होता है तो मैं पूरी बात बोलता हूँ। वो बार बार कहे नहीं जी गुरुजी जो करेंगे वो बहुत भला करेंगे। अच्छा, डिप्रेशन हावी हो गया, दिमाग बिल्कुल आउट हो गया, टेंडेंसीज आत्महत्या करने की पैदा हो गई कि किसी भी टाइम ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, और सुसाइडल टेंडेंसीज वो मेरे अंदर आ गई। रात को बिल्कुल बुरी तरह से शराब पी के कभी नींद आ जाती, नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी। अब गुरु के पास आने का फ़ायदा,
जब टेंशन इतनी हावी हो गई, मैं ये सत्संग आज इस वजह से भी कर रहा हूँ कि ये एक माहौल जो बना हुआ है, इस माहौल के अंदर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जिसके पास गुरु का नाम है, जो गुरु के गुणगान करता है और जो गुरु के गुणगान सुनता है, जो गुरु का मनन करता है, जो गुरु की मानता है, वो उस डिप्रेशन से 100% दूर हो जाएगा। समय है, खराब है, सबके लिए है, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम गुरु के गुणगान कर रहे हैं, गुरु के गुणगान सुन रहे हैं। हम लोगों को यही सब चीज़ हिम्मत दे रही है। अदरवाइज बात करूं तो बहुत सारे लोग ऑफ एनी क्लास, मजदूरों की मैं विचारों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, नौकरी पेशा जिनकी नौकरियां छूटी हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, वो बहुत नीचे जा चुके हैं। मैं तो एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन की बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी। सब डिप्रेशन में, बस गुरु हमें हिम्मत दे रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। इस वजह से सत्संग बहुत ज़रूरी है। अब मैं 2006 में जब बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गया, तो एक दिन बहुत मैं बुरी तरह से जब परेशान हुआ, ब्रदर इन लॉ मेरे बैठे हुए थे। अच्छा, गुरु के पास मैं आता जरूर था। ब्रदर इन लॉ बैठे हुए, मैंने उनके ऊपर चढ़ा, बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा, यार तुम अपने गुरु 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 करते हो, आज गुरु के पास चलो, उनको बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं है, मेरे से बात भी नहीं करते हैं, तो आप जाओ, प्रॉब्लम बताओ, और उनसे को सोल्यूशन चाहिए। कि तो आज मेरा मूड किया तो मैं सबको मार दूंगा, मतलब बच्चों को जहर खिला दूंगा, खुद जहर खा जाऊंगा, मर जाऊंगा। गुरु, आज आपने गुरु से बात करनी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ आगे आगे, मैं पीछे पीछे। गुरु जी ऐसे सिंहासन पे बैठे हुए थे, ब्रदर इन लॉ मेरे झुक के कहते हैं, हाथ जोड़ के नीचे बैठ के, गुरु जी कहते हैं, हाँ की कह रहे हैं। गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी है। और की क्या पाटिया तू? उसने कहा, गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी है। मैं की कह रहा तेरा साला दुखी है? नहीं गुरु जी मेरा साला बहुत दुखी। मैं कोई दुकानदारी खोली है, मैं कोई तेरे साले का अचार पाना है, मेरा साला बहुत दुखी। ले जा अपने साले नू, मैं की करना तेरे साले का। अब मैं पीछे खड़ा हो ये सुन रहा हूँ। वही गुरु जी ने फिर आगे कंटिन्यू किया, मेरा साला दुखी। जितने सारे ही बैठे हैं एम्पायर स्टेट में, गुरु जी अपने सिंगार, जितने सारे बैठे, सारे दुखी, एक सुखी दिया, सारे दुखी बैठे हैं कि मैं तेरा साला दुखी है, मैं की करना तेरे साल का, ले जा अपने साले में। अब मैं पीछे खड़ा हूँ, ये गुरु जी बैठे हैं, बीच में मेरे ब्रदर इन लॉ बैठे। अब आप सोच सकते हो मुझे कितनी मोहब्बत आ रही होगी गुरु के ऊपर। ऐसा लग रहा था किस करूँ, इनके माथे पे किस करूँ, इनके गाल पे किस करूँ, क्या करूँ। अब बाहर निकला, जी भर के जितनी गालियाँ उस समय, पहले पीछे खड़े हुए गालियाँ दी, और फिर बाहर निकल के जो मैंने बकवास स्टार्ट की, तो मेरी बकवास शायद मेरी सिस्टर भी सब, बस जी जाइएगा, चिंता मत कर, गुरु जी सब ठीक करेंगे। अब मैंने उनको ही पागल करार दे दिया, मैं तुम सब साले पागल हो। टाइम बीतता गया, महीना और गुजर गया, केस में कुछ भी नहीं हुआ, केस बिगड़ता चला गया, रिश्वत की रकम बढ़ती चली गई, डिपार्टमेंट के लोग रिश्वत ना पकड़े। कोई बिजनेसमैन से अगर कोई आदमी ऑफिशियल रिश्वत ना पकड़े तो इट मीन्स कि तुम्हारी भैंस गई, वो कौन सा डायलॉग है, भैंस गई पानी में। सो द सेम हैपेंड। बड़ा परेशान, केस कैसे सॉल्व हो, क्योंकि डिपार्टमेंट रिवेंजफुली काम कर रहा, कोई मेरे हेल्प के लिए नहीं आ रहा। गुरु बैठा, वो तो बात ही, गुरु की तो मैं सोचता भी नहीं था। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी प्रैक्टिकली भी रिश्वत देंगे कम हो जाएगा, डिपार्टमेंट के लोग रिश्वत भी ना पकड़े, बड़ी मुसीबत।
देन आई टॉक टू, सब गुरुजी अपना ड्रामा रचते हैं, टॉक टू वन लेडी। वो गुरुजी के पास गई, उसने गुरुजी से कहा कि वो अंकल बहुत दुखी हैं। गुरुजी कहते की होया उन्होंने, उसने बताया कि गुरुजी ये हुआ, ले उन्होंने के अपने दिल के अंदर जाके। पहले गुरुजी का सवाल आया, उन्होंने पूछ अब उन्हें पैसे का की करना, नहीं सॉरी, पहले सवाल आया अपने दिल के अंदर झांके। अब जब मैंने अपने दिल के अंदर झांका तो मुझे बहुत क्लियर समझ में आ गया, भाई मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ, बाकी सब बकवास लोग हैं। भाई मैं अब जैसे इतना अच्छा सत्संग कर रहा हूँ, सब लोग कहते होंगे भाटिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हो, यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो गुड, सभी कहते हैं। ऐसी मैं मीठी चुपड़ी बातें खूब करता था तो लोगों को लगता था मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो मन के अंदर यही आया कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी, जो प्रॉब्लम आई है दिस इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, यू नो, आई एम नॉट द फैक्टर। सो दिल में वही था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैंने गुरुजी को लाइटली उस लेडी के थ्रू भिजवा दिया कि मैंने कहा मैं तो भाई नॉर्मल हूँ, आई एम ओके फाइन, दिल में झांक लिया मैं तो ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। उसने लेडी ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी कहते अच्छा उस तो पूछ, इस सारे केस के अंदर कोई भी आपके पास अगर लीगल प्रॉब्लम टैक्सेशन की आ रही है, पैसे का ही नुकसान होना है। तो वही गुरुजी ने कहा पूछ उस तो, उन्हें पैसे का की करना, पैसे का ही नुकसान होना और तो कुछ नहीं होना, पैसे का ही नुकसान होना। इन द मीन टाइम जो FIR मेरे अगेंस्ट लॉन्च हो गई थी वो डिपार्टमेंट ने वापस ले ली, और उनके अगेंस्ट जो FIR हमारे दोस्त ने लॉन्च करवाई थी वो उसने वापस ले ली। तो जेल जाने की वाली बात खत्म हो गई, ना ओनली पैसे का नुकसान। वही गुरुजी ने कहा पूछ उस तो, उन्हें पैसे का की करना। अब नॉर्मल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने पैसे की क्या ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत नॉर्मल लिविंग जीने के लिए है, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ के लिए। विदाउट मनी तो यू कांट यू नो सर्वाइव। सो सिंपल आंसर वेंट कि गुरुजी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए था। उस लेडी ने कह दिया जी गुरुजी वो तो कह रहे हैं नॉर्मल लाइफ जीने लिए पैसा चाहिए था। फिर फाइनली गुरुजी ने जवाब दिया, कहते नहीं उन्होंने दस दे, उन्होंने पैसा चाहिए है अपनी माँ ले, अपनी भैन ले, अपनी बेटियां ले। That he requires money for his mother, for his sisters, for his daughter. जब ये मेरे कानों ने सुना, कानों से दिमाग में तरंग गई, तरंग दिमाग से मेरे हार्ट पे आई, दिल ने जब ये सोचा तो फिर सारा माजरा समझ में आ गया कि गुरु कहना क्या चाहते हैं। सन 87 I got married, 1988 I was away from my family। माँ को मैंने कभी माँ नहीं समझा। 88 के बाद बहनों से मैं नफरत करता था, बेटियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, उन पैसे का की करना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आगरा पहुंचा। जिस माँ को 15 साल मैंने राम राम नमस्ते नहीं की थी, उस माँ के मैंने कंधे पे हाथ डाला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने मन में सोचा माँ मुझे नहीं पता तेरी गलती या मेरी गलती, आज के बाद से तू मेरी माँ, अगर मेरी कोई गलती है मुझे माफ़ कर दे। सिर्फ मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, बोला कुछ नहीं। भाई माँ ने भी कुछ नहीं बोला कि बेटे ने 15 साल बाद कंधे में हाथ रखा या झुका है पैर छूने के लिए, उसने भी कंधे पे हाथ रखा 15 साल के बाद। 15 नहीं सॉरी 18 साल के बाद। और क्योंकि मैंने बोला इस वजह से कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस, ये लोग ये चीज़ आप भी ध्यान रखना
गुरुजी हमेशा कहते सी आर्गूमेंट्स लीड्स टू आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट लीड्स टू आर्गूमेंट्स। तुसी एक बोलोगे माँ तेरी गलती, माँ कहेगी तेरी 2 गलतियाँ, तुसी कहोगे माँ तेरी 4 गलतियाँ, माँ कहेगी तेरी 8 गलतियाँ, तुसी कहोगे 16 गलतियाँ, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आर्गूमेंट लीड्स टू आर्गूमेंट्स। गुरुजी ने कई संगत को ये बात बोली हुई, ये बात मेरे सामने गुरु ने बोली हुई, वो सेंटेंस मेरे जहन में था। तो सिर्फ माँ के कंधे पे हाथ रखा, दिल साफ किया दिल को कि मुझे नहीं पता माँ तेरी गलती या मेरी गलती, मेरी अगर गलती है तो माफ़ कर दे, मैं तेरी गलती को सोचता भी नहीं उसके बाद। बस इतना ही मैंने सोचा। बहनों के प्रति जो नफरत थी उसको निकलने में 2-4-5 दिन लगे, वो नफरत मैंने बाहर निकाली। बेटियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा सा मैंने टाइम देना शुरू किया। व्यापारिक आदमी है तो बिज़नेस में थोड़ा ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहा हूँ, वो टाइम थोड़ा सा निकालना शुरू किया। 10 दिन के बाद उस लेडी के पास गुरुजी का मैसेज आया, क्योंकि अब मैंने वही बोला, गुरु को मानो मत मानो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु की मानो। कल भी सत्संग में मैंने यही बोला था, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गुरु की मानता रहा, या समझ आती रही कि ये मानने लायक बात है तो उस मान। वो कंपल्सिव सिचुएशन सही, मेरी कंपल्शन भले थी कि मुझे मानना था, लेकिन मानना था। 10 दिन के बाद उस लेडी के पास गुरुजी का मैसेज आ गया, ले उन्होंने के एम ही घबराया फिर था, एम ही केस रफा दफा हो जाऊंगा। जिस केस में मैं सोच रहा था पता नहीं क्या क्या जाएगा, कितनी बर्बादी होगी, पता नहीं कितने की तो मैं रिश्वत देना चाह रहा था, अमाउंट मैं नहीं खोल रहा हूँ कि इतने रिश्वत लेके मेरा काम निपटाओ। वो टोटल केस बिना किसी एक पैसे रिश्वत दिए, नॉट अ सिंगल पैनी ब्राइब टू एनी ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट, नॉट अ सिंगल पैनी। टोटल केस 10,000 की पेनल्टी में खत्म हो गया, ओनली 10,000 पेनल्टी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पर इससे आप ईश्वर नहीं बन जाते, इससे आप भगवान नहीं बन जाते। मतलब मैं कितना कमीना था वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने मेरा इतनी मुसीबत से, मैं प्रे करता रहा कि गुरुजी ये सब करोगे तो मैं आपको वाकई भगवान मान लूँगा, क्योंकि मुझे कोई होप ही नहीं थी कि मेरे संग ऐसा हो जाएगा। अब हो गया तो मैं कितना बड़ा कमीना। मैं शुक्राना यहाँ तक है कि आपने मुझे बचाया। अब मन में दूसरे विचार आने लगे कि तुम्हारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठते हैं, सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, आपके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठते हैं, आपके पास डिपार्टमेंट्स के लोग बैठते हैं। किसी से कह दिया होगा, सीनियर आदमी से मेरा काम करवा दिया होगा। दो थैंक यू गुरुजी, आपने कहवा के काम किया, लेकिन इसमें ईश्वरीयता नहीं है, इसमें भगवान का है। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, इसमें भगवान का है। भाई गुरु ने किसी अपने चेले को कह दिया, भाई हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते, आदमी बाहर निकल जाते हैं, तो छोटा सा काम था। अब क्योंकि काम हो गया है तो गुरु ने कह दिया होगा, हम इतने बड़े कमी। इसका भी जवाब गुरुजी ने दिया, मैं कहता नहीं, मैं करता। मैं किसी को नहीं कहता, मैं करता, क्योंकि इनकी मैं बहुत बड़ी मैं है। एंड वी आर थैंकफुल टू हिम कि वी आर अंडर हिज चरण एंड अंडर हिज मैं। हम गुरु की मैं के नीचे हम लोग रह रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। तो गुरु जी ने इस चीज़ का भी जवाब दिया मुझे, मैं कहना नहीं, मैं करता। नाउ ये सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ, इस चीज़ का जवाब गुरु ने मुझे दिया 13 सितंबर 2010।
जब गुरुजी अपने शरीर में नहीं थे। 13 सितंबर 2010, 12 सितंबर 2010 को आगरा में गुरुजी का दरबार की ओपनिंग हुई। हमारे एक दोस्त आए, उनके संग प्रॉब्लम ये थी जो कि मुझे 13 सितंबर 2010 को उन्होंने बताया। उनके बेटे को लंदन जाना था, और डेट ऑफ बर्थ ऑन पासपोर्ट and the date of birth on CBSE certificate, they were different. उस समय हम कई पेरेंट्स इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पासपोर्ट कभी बना, वहाँ कुछ डेट हो गई, ये नॉर्मल गलतियाँ आज भी होती हैं। आधार कार्ड बनते हैं तो नाम की स्पेलिंग में ये सब गलतियाँ चलती रहती। उस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे हम लोग। डेट ऑफ बर्थ ऑन पासपोर्ट एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन CBSE सर्टिफिकेट वर डिफरेंट। जिस समय वीज़ा के लिए, लंदन की वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, दे फाउंड दिस प्रॉब्लम इन द डॉक्यूमेंट्स। और अब भेजना तो दोनों ही है, तो डेट ऑफ बर्थ ऑन CBSE सर्टिफिकेट वो लेज़र के थ्रू उन्होंने करेक्ट करा के जो डेट ऑफ बर्थ ऑन पासपोर्ट थी वो उस पर लिखवा दी, उसकी फ़ोटोकॉपी गई। भाई CBSE सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी गई अलॉन्ग विद पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट। जब अंग्रेज़ों के पास लंदन एम्बेसी में पासपोर्ट और फ़ोटोकॉपी ऑफ CBSE सर्टिफिकेट दैट, जब वो उनके पास पहुंचती है, उन्होंने, एम्बेसी के लोगों ने नेट के ऊपर सारी चेकिंग की। ना डेट ऑफ बर्थ ऑन CBSE साइट वाज डिफरेंट, जो ओरिजिनली CBSE के सर्टिफिकेट पे थी ना। बहुत बड़ी एक डिस्क्रिपेंसीज इस पूरे केस में अब आ गई। इसका मतलब दिस इज़ फोर्ज डॉक्यूमेंट। जो सर्टिफिकेट आपने भेजा तो वहाँ से ऑन रिकॉर्ड इनके पास आया कि सिंस डेट ऑफ बर्थ ऑन योर सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द नेट इज डिफरेंट, सो प्लीज ब्रिंग ओरिजिनल CBSE सर्टिफिकेट, जिससे फर्दर प्रोसीडिंग्स कुड बी डन। अब क्योंकि उसमें लेज़र से करके डेट चेंज की गई थी, तो अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ लेके जाए, क्योंकि चोर को तो पता मैंने चोरी की हुई है। घबराहट होती है कि दे के जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया कि अब लंदन का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये भी क्लियर, ये भी उनको लगने लगा कोई रेड स्टैंप ना लग जाए पासपोर्ट के ऊपर। ये कहानी मैं बता रहा हूँ सितंबर 2010 की, जब गुरुजी अपने शरीर में नहीं थे। स्टाम्प ना लग जाए, वीज़ा मिलेगा नहीं, ये गारंटी थी। भाई पासपोर्ट किसी तरह से सही सलामत आ जाए, वो अपने दिमाग में यही सोच रहे थे, और इसी वजह से वो हमारा दोस्त कई दिनों से परेशान था। 12 सितंबर 2010 को गुरुजी ने दरबार में संगत बुलाई, दरबार की ओपनिंग हुई, उसमें वो हमारे दोस्त भी आए। संडे का दिन था। 13 सितंबर की शाम को जब मैं गुरु के दरबार में दोबारा गया तो मुझे दोस्त मिले, और दोस्त मिले तो मिल के वो मुझे बोलते हैं कि यार भाटिया, ये तुम्हारे गुरुजी तो बड़े चमत्कारी हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? देन ही टोल्ड मी दिस होल स्टोरी विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कि इस तरह से बेटे का ये था, इस तरह से पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ अलग थी, सर्टिफिकेट में अलग थी,
वो हमने लेज़र से ठीक करा के फ़ोटो कॉपी वहाँ भेजी थी। हमें तो ये डर था भाई कि पासपोर्ट पे विदाउट रेड स्टैम्प आ जाए, लेकिन तुम्हारे गुरुजी तो वाकई चमत्कारी हैं। कह रहे आज सुबह ही मेरे एजेंट ने मुझे फ़ोन किया है कि आपके बेटे को वीज़ा ग्रांट हो गया। they were just मतलब maximum to maximum. He prayed to Guruji that time on 12th of September 2010 कि मेरा पासपोर्ट मेरे बेटे का बिना किसी रेड स्टैम्प के, बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे पास वापस आ जाए। वीज़ा तो वो भूल चुके थे। 10:15 बजे सुबह ही सुबह उनके एजेंट का फ़ोन आ गया मंडे के दिन कि तुम्हारे बेटे को वीज़ा ग्रांट हो चुका है। अब जब मैंने ये सत्संग सुना उस अंकल का, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर समझ में आ गया कि आज तो गुरु शरीर में नहीं है, आज वो किससे कहेंगे। लंदन एम्बेसी इज़ नॉट बांग्लादेश एम्बेसी, लंदन एम्बेसी इज़ नॉट नेपाली एम्बेसी। जहाँ इतनी बड़ा कमी डॉक्यूमेंट्स में आ जाए, उसके बाद आपको एंड कमी आने के बाद वो ऑन द रिकॉर्ड आए। एक तो ये ना कमी नहीं नजर, कोई नहीं देख पाया, नजरअंदाज हो गई, बट इट वॉज ऑन द रिकॉर्ड। और कंप्यूटर का जमाना था। तब समझ में आ गया कि महाराज आप मानो अंग्रेज दे कंप्यूटर की सबने दूसरी अपनी उंगली से नचाते हो, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और मेरे उस सवाल का जवाब मिल गया कि मैं कहना नहीं, मैं करना। मैंने किसी को कहने की लोड़ नहीं, मैं आप ही करता। जब अपने वक्त का कुछ करना होता है मैं आप ही करता। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कि चलो ऊपर माथा टेको, वो सरदार जी हैं। तो उसने कहा यार भाटिया एक कोई प्रॉब्लम है, हम गुरु ग्रंथ के अलावा माथा नहीं टेकते। तो मैंने कहा तूने गुरु जी से मांगा कैसे था, मैं तूने प्रार्थना प्रे कैसे की? कहता मैंने तो खड़े होकर प्रार्थना की थी कि मेरा एक काम बना दो। तो मैंने तू खड़े होकर शुक्राना कर ले, मैं बाकी तू जाने, तेरा गुरु जाने, मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं गुरु का। मैं कब वो तुझसे माथा टिकवाएंगे या नहीं टिकवाएंगे वो गुरु जाने या तू जाने, मेरा काम नहीं है, मैं एजेंट नहीं हूँ गुरु का। मैं तूने मांगा खड़े होके, तो इतनी तो इज्जत कर गुरु की, खड़े होकर शुक्राना कर दे। हम लोग ऊपर दरबार में गए, खड़े होकर उन्होंने शुक्राना किया। अब पिछले कई सालों से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो आके माथा भी टेकते। अब वो गुरु जाने, वो भाई साहब हमारे जाने, ये माथा क्यों टिकवाते हैं और माथा क्यों टेकते हैं मुझे नहीं। बहुत बड़ा है गुरु। और मैंने एक चीज़ यहाँ देखी है, जो इनसे लड़ाई लड़ता है उसका काम बड़ी जल्दी भी करते हैं, जो नहीं मानता इनको उसका काम भी बहुत जल्दी करते हैं। जिसको जोड़ना होता है उसको नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं। ये तो चीज़ें ध्यान रखना, जिसका लोक परलोक ठीक करना है उसको गुरु नींबू की तरह भी निचोड़ता है। और जिसके काम करवा देता है तो कई बार गुरु कहता है भाई तेरा इन्ने तक ही काम सीखा, उन जा तू ऐश कर, तेरा दुनियावी काम करता। बट दुनियावी काम भी आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट है। वही हमारे लिए बेसिकली कहूँ तो वही हमारे लिए चमत्कार है, वही हमारे लिए सत्संग है। क्योंकि हम लोग सब लोग, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ उसमें, हमारे पास गुरु की ब्लेसिंग्स का एक ही पैरामीटर है, देयर इज ओनली वन स्केल, कि मेटेरियलिस्टिक वे में हमें क्या मिला,
तबीयत ठीक रही, पैसा ठीक ठाक है, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, परिवार में प्रॉब्लम्स कम है, सब कुछ ठीक है तो गुरु ठीक है। हमारे पैरामीटर्स बहुत शॉर्ट है, हमारा स्केल बहुत छोटा सा है, हम उसके ऊपर और नीचे नहीं सोच पाते। हमारे लिए तो यही है कि दुनिया में हमें क्या दिया गुरु ने। अब गुरु ने दिया तो गुरु है, गुरु ने नहीं दिया तो बेकार है। गुरु का पैरामीटर, गुरु का स्केल बहुत बड़ा है, वो अनंत से शुरू होता है, अनंत में जाके खत्म होता है। तो ना हमारे लिए हमने अनंत से क्या करते आ रहे हैं, फ्रॉम द इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, what we are doing, what we have done, what is our destiny। तो गुरु जब अपनी शरण में लेता है तो टोटल हमारी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमारी डेस्टिनी को चेंज करता है, हमारे कल्याण का करता है। इस जीवन में मेटेरियलिस्टिक वे में जो भी वो हमें देता है, जो हमारे ऊपर कृपा करता है, ब्लेसिंग्स करता है, वो तो बिना दिखाए कर सकता है, बिना कोई उपाय बताए कर सकता है। लेकिन जब तक वो गुरु तुम्हें कुछ उपाय बताएगा नहीं, तुम कुछ उपाय करोगे नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा गुरु ने कुछ किया। इस वजह से उपाय कराता है, कराने की ज़रूरत नहीं है। गुरु को ये आपको ब्लेसिंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको मेरे केस को ठीक करना है तो वैसे केस को ठीक कर देंगे, लेकिन जब तक मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मैं कहूँगा नहीं, होगा नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सारे दरवाजे बंद थे, गुरु ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। तभी तो सत्संग बनेगा, तभी तो चमत्कार होगा, तभी तो सत्संग में आपको सुना पाऊँगा, और आप सुन पाओगे तभी मैं दूसरों के सत्संग सुनूंगा। उस सत्संग से ही मैं गुरु से जुड़ूंगा, और जुड़ने के बाद अपना कल्याण उनसे करवाऊँगा। मेरा रोल सिर्फ यहीं तक है कि सत्संग करना, जुड़ना या ना जुड़ना वो आपका रोल है, और गुरु का रोल है वो जाने। जय गुरु जी। बस इतना ही मैं कहूँगा कि वो पहले भी थे, वो शरीर में भी थे गुरु जी, वो शरीर त्यागने के बाद भी हमारे साथ हैं। इस सत्संग में बहुत क्लियर है कि हु कैन डू दैट। लंदन एम्बेसी में एनीथिंग ऑन द रिकॉर्ड, ऑन दैट बेसिस सो मैनी पीपल जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा बहुत जानते होंगे कि आप फोर्स डॉक्यूमेंट्स अगर लंदन एम्बेसी को भेजते हैं, क्या आपको वीज़ा मिल सकता है? सोचो फिर किस तरह। जस्ट सोचो फिर किस तरह। ये गुरुजी अक्सर कहा करते थे जब सत्संग सुनवाते थे, उसके बाद बड़ा धीरे से मुस्कुरा के, आंखें टेढ़ी करके, इधर उधर आँख करके, ओ आंटी वो शॉर्ट ही सुनाई, और फिर शॉर्ट में ओ वाला सुना, और राती तेरे नाल की वैसी वो सुना, फिर सुनवाते थे, फिर बड़े प्यार से धीरे से बोलते थे। सोचो फिर किस तरह, तो सोचो फिर किस तरह। Who can do that? Except God, except divine energy, except my Mahashiva, except my Almighty। जय गुरु जी। ये तकलीफ़ का टाइम है, सत्संग पहला इस वजह से किया, गुरु जी अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे। जो भी टाइमिंग्स है वो उनको पता, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का। सत्संग सुनवा के और सत्संग सुन के हमारे पता नहीं कौन कौन से कर्मों को काट रहे हैं, हमारी मैली चादर धो रहे हैं। जय गुरु जी। गुड नाइट। शबा।